हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम आरोह के पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने कल कृष्ण चंद्र जो लेखक हैं उनके साहित्य में योगदान के बारे में जाना था और आज उनके द्वारा लिखी गई कहानी जामुन का पेड़ का अध्ययन करें। तो जैसा कि बच्चों हमने इसमें देखा कि हास्य और व्यंग्य युक्त कहानी है। तो इसको जैसे जैसे हम कहानी को पढ़ेंगे तो हमें ऐसे लगेगा ये कहानी तो बड़ी ही बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है, और जो व्यंग्य और हास्य होता है उसमें ये तरीका अपनाया जाता है। देखते हैं अपने इस कहानी के बारे में। तो देखो बच्चों की रात को बड़े जोर का झंकड़ आया। झंकड़ क्या होता है? आंधी या तूफान जिसको कहते हैं। तो सेक्रेटरिएट यानी जो सचिवालय था उसके लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया और चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट यानी जो कार्यालय का अधीक्षक है उसके पास गया। सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा वहां लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। यानी इस समय कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा कि उस पेड़ के नीचे जो व्यक्ति मरा पड़ा है या तो दबा पड़ा है उसे निकालने की कोशिश की जाए। बेचारा, और वो आपस में बात क्या कर रहे हैं देखो कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, यानी व्यक्ति को जो वहाँ के क्लर्क है उसको ये नहीं पता कि उसके नीचे जो व्यक्ति आया हुआ है उसको भी बचाना है। नहीं, वो जामुन के पेड़ की प्रशंसा में लगे हुए हैं कि बड़ा ही फलदार पेड़ था और इसके जामुन कितने रसीले यानी कितने मीठे थे। दूसरे क्लर्क ने याद करते हुए कहा कि इसके जो फल लगते हैं वो बड़े ही मीठे हैं और मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसके जामुन खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क क्या है, रुआसा होकर बोला, यानी बस रोने ही वाला था। किसके लिए? उन जामुन के लिए। और जो व्यक्ति दबा हुआ है उसके प्रति उन लोगों की कोई भी संवेदना नहीं है। मगर यह आदमी, अब माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया तो हाँ, यह आदमी सुप्रिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। तो एक चपरासी ने ऐसे कहा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच भी कैसे सकता है? तब दूसरे चपरासी ने कहा। तो व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी ही कठिनता के साथ और दर्द भरी आवाज़ में कहा कि अरे नहीं, मैं जिंदा हूँ। तभी क्लर्क ने बड़े ही ताज्जुब के साथ और आश्चर्य से देखा कि अरे तुम जिंदा हो, तो पेड़ को हटा दीजिए, निकाल और मुझे जल्दी से बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर जो माली है वो सुझाव देता है कि इस पेड़ को हटाकर इस व्यक्ति को अपने बाहर निकाल लेते हैं। तो वहाँ पर जो दूसरा चपरासी होता है वो कहता है कि मुश्किल मालूम होता है। तो एक सुस्त आलसी यानी खुद कामचोर है, आलसी है, मेहनत करना नहीं चाहता, तो कहता है कि ये तो मुश्किल काम है, पेड़ काटना बड़ा ही भारी और वजनी है। तो माली कहता है कि इसमें क्या मुश्किल है? अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। तो एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार ही हुए थे। तभी सुप्रिटेंडेंट बोला कि ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ कर आता हूँ, यानी जो वहाँ के क्या है अवर सचिव है उनसे मैं पूछ कर आता हूँ। सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया और अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास। तो इस तरह से जो ये बात है वो आगे से आगे चलती रही, लेकिन किसी ने क्या है उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। यानी जो सरकारी कार्यालय है उसमें जो बात है आगे से आगे पहुंचाई जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का जो निश्चय है वो नहीं लिया, निर्णय है वो नहीं लिया जा रहा। तभी डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा कि फाइल चलती रहे, इसी में आधा दिन बीत गया। यानी सारे सरकारी कर्मचारी अपने से ऊपर वाले अधिकारी से बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। तो इस जो कहानी है इसमें क्या दिखाया है बच्चों कि जो सरकारी कार्यालय है उनमें जो कार्य करने का तरीका है वो बड़ा ही धीमी गति से होता है और वहाँ पर क्या है एक दूसरे के प्रति संवेदना नहीं होती। दोपहर के खाने के दबे हुए आदमी के चारों तरफ क्या है बहुत भारी भीड़ हो गई।
तो लोग क्या है अब तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा, तो वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना, यानी सरकार का जो डिसीजन होना है उसका इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने हाथ हटा देने का निश्चय कर रहे थे। यानी कुछ लोगों को उस व्यक्ति पर तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि हम खुद ही से क्या है यहाँ से हटा देते हैं। लेकिन इतने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला कि हम लोग खुद इस पेड़ को हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है व्यापार विभाग से हैं और यह किसकी समस्या है? पेड़ की समस्या। और पेड़ किसके अधीन आता है? कृषि विभाग के अधीन आता है। तो मैं इस फाइल को क्या है अर्जेंट यानी अत्यधिक आवश्यक लगा कर क्या है कृषि विभाग में भेज देता हूँ और वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। यानी व्यक्ति क्या कहता है यहाँ पेड़ है तो कृषि विभाग का मामला है तो हमें क्या है उसमें लगा देना है। तो दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या हटवाने की जिम्मेदारी जो है वो क्या है व्यापार विभाग की ही है। तो यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को क्या है बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने फौरन लिख दिया कि पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। यानी जो व्यक्ति बेचारा दर्द से करहा रहा है उसके कोई भी सुनना नहीं चाहता, बल्कि सभी व्यक्ति क्या है ऊपर से एक दूसरे पर आदेश दे रहे हैं, फाइल को इधर से उधर भेज रहे हैं कि हाँ हमें क्या करना है। और दूसरे दिन भी फाइल क्या है चलती रही। शाम को जवाब आया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यान विभाग के हवाले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह तो क्या एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसले करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है इसलिए इस पेड़ को क्या है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यान विभाग के अंतर्गत लगा दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था और कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटवाने की कोशिश ना करे, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को क्या है दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की आज्ञा दे दी। यानी सब क्या है फाइल इधर से उधर चला रहे हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति इस दबे हुए व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। यानी सरकारी जो कर्मचारी है वो क्या देख रहा है, सिर्फ विभाग की कार्य प्रणाली की चिंता करता है लेकिन उसे उस व्यक्ति की कोई भी चिंता नहीं होती। तो माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि अभी क्या है तुम्हारी फाइल चल रही है और कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला, बेचारा बोलता भी क्या। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो क्या रीढ़ की हड्डी तो टूट ही जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा कि तुम्हारा यहाँ पर कोई वारिस है यानी पुत्र या पुत्री है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करता हूँ ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वह आदमी क्या है बड़ी ही मुश्किल से कहता है कि मैं तो क्या हूँ लावारिश हूँ, यानी मेरे कोई भी नहीं है, ना पत्नी है ना माता पिता ना आगे पुत्र व पुत्री। अब माली को बड़ा ही खेद हुआ और वहाँ से क्या है वह हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया और वो भी जवाब क्या था बड़ा ही व्यंग्यपूर्ण था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ा था और उसने लिखा कि आश्चर्य की बात है कि इस समय हम लोग पेड़ बचाओ जैसी या पेड़ लगाओ जैसी स्कीम कर चला रहे हैं और आप लोग हमें कह रहे हैं कि हम एक फलदार पेड़, वो भी किसका पेड़, जामुन के पेड़ को क्या है कटवा दें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता और ना ही हम आपको इस काम की इजाज़त देते हैं। तो अब सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इस पर एक मनचले व्यक्ति ने कहा कि अगर पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल देते हैं। यानी देखो बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया इस कहानी में। क्यों? क्योंकि ये तो व्यंग्यात्मक कहानी है और हास्यात्मक भी है। तो यह देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधे आदमी को क्या है हम दूसरी तरफ से निकाल लेंगे और पेड़ क्या है वहीं का वहीं रहेगा, यानी पेड़ का कोई भी नुकसान नहीं रहेगा। तब बेचारा बड़ा ही दुखी हृदय से जो दबा हुआ व्यक्ति है वो बोला कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तभी एक क्लर्क ने कहा कि हाँ ये कह तो सही रहा है कि अगर इसको काट के निकालेंगे तो ये मर जाएगा।
तो ये जो आदमी को काटने वाली युक्ति थी, इसका काफ़ी विरोध हुआ। आप जानते नहीं आजकल क्या है, प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो देखो बच्चों कि उस आदमी की मदद करने की बजाय सब आदमी अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। तो इस बार जो उसकी फाइल थी वो कहाँ भेजी गई, मेडिकल डिपार्टमेंट भेजी गई। भी अगर इसको इस तरह से काट दिया जाए तो क्या वापस जोड़ा जा सकता है? तभी वहाँ से उस फाइल का जवाब आया कि हाँ काट तो सकते हो, ऑपरेशन भी हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति क्या है इस समय मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी क्या है अब रद्द हो चुका था। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए से बताया कि अब मामला क्या है ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। तो उम्मीद है कि तुम क्या है ठीक हो जाओगे या कल तुम्हारे केस का क्या है कुछ तो नतीजा निकाला जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला कि ये तो माना कि तंगा फुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी देर कर दी, कहीं ये ना हो कि आपका फैसला आए तब तक क्या है थोड़ी देर हो जाए, यानी मेरे प्राण निकल जाए। तो माली ने बड़े ही अचंभे से मुँह में उंगली दबाकर और बड़े ही चकित भाव से देखा और पूछा कि क्या तुम शायर हो? तो दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा और इसकी चर्चा क्या है पूरे शहर में हो गई। और शाम तक क्या है उसके जामुन के पेड़ के चारों तरफ एक कवि सम्मेलन का सा आयोजन लगने लगा और सबने क्या है अपनी अपनी कविताएं सुनाने लगी। और तभी क्या है यह बात चली सबको कि ये व्यक्ति क्या है कवि है। तो सबने मिलकर क्या किया, इसकी फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट में भेजने का निर्णय किया। यानी कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया कि जल्द से मामले का फैसला करो और कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाओ। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तो देखो बच्चों किस तरह से इस कहानी को मनोरंजनपूर्ण ढंग से बताया गया है और इसका एक ही उद्देश्य है कहानी को बताने का कि किस तरह जो सरकारी कार्यालय में काम होते हैं वो बड़ी ही धीमी गति से होते हैं और उसे सामने वाले व्यक्ति का जो दुख है जो व्यर्थ है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो कल्चर डिपार्टमेंट से आया यानी साहित्यिक अकादमी से जो व्यक्ति आया है वो क्या करना शुरू कर देता है, उसका इंटरव्यू लेना कि तुम कवि हो। उसने कहा जी हाँ। तो किस उपनाम से शोभित हो? उसने कहा ओस। ओस। सेक्रेटरी ने कहा वही ओस जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो दबे हुए व्यक्ति ने कहा हाँ। तो क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा, यानी क्या तुम हमारी जो अकादमी है उसके सदस्य हो? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं। आश्चर्य है। सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे कि कितना बड़ा कवि कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। यानी एक इतना बड़ा लेखक और कवि है जिसको कोई जानता भी नहीं है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तो बड़ा ही बेचारी उसकी दयनीय स्थिति है, लेकिन उससे बातें तो सब कर रहे हैं लेकिन उसको निकालने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। गुमनामी में नहीं यानी मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ, यानी अभी इसका प्रबंध करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसे अपने विभाग को रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला कि मुबारक हो, मिठाई खाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करहा कर कहा, यानी उसे दर्द होने लगा था और उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता है कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है।
यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त करो तो वह भी हम कर सकते हैं। यानी तुम्हारे मरने के बाद क्या तुम्हारे जो परिवार है उसके लिए हम प्रति माह जो राशि है, यानी प्रति माह जो धन की राशि है वो हम भेज सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि अभी तो मैं जिंदा हूँ और मुझे जिंदा ही रहना है, इसलिए तुम लोग मुझे बचाने की कोशिश करो। मुसीबत है। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं होता, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, और वो भी क्या है, अर्जेंट लिखा है, यानी अति आवश्यक लिखा है कि आप तुरंत ही इस बात का निर्णय लीजिए। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। तो देखो बच्चों, हर व्यक्ति क्या है उस बात से निकलता जा रहा है और बात को आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है। इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक अफसर की एक छोटी सोच का हमें पता चल रहा है। अब माली तो क्या हुआ, बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह से उसे जीवित ही रहना होगा। यानी व्यक्ति की जो दुर्दशा है वो बड़ी ही भयानक होती जा रही है और धीरे धीरे उसके प्राण क्या है निकलने को हो रहे हैं। अब क्या है, उसकी तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा बिगड़ने लगी। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। अब एक विभाग यही रह गया था, विदेश विभाग, वो भी आ गया बीच में। देखो, कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारा जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मगर क्लर्क ने कहा कि एक आदमी की जान का सवाल है कि वो जो संबंध है खराब होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये व्यक्ति तो क्या है, बेचारा मर जाएगा। तो दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है, यानी दूसरा क्लर्क कहता है, और यह तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य की कितनी सहायता कर रही है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह। यानी देखो कितनी बेवकूफ़ी भरी 2 क्लर्क बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जो हुआ ही नहीं है उसके डर से जो व्यक्ति हमारे सामने मर रहा है उसे मरने को छोड़ दिया जा रहा है। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ रहे हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने रखेगा और जो वो फैसला देंगे उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया और सुनते हो आते ही वह खुशी से फाइल को उछालते हुए चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी, यानी जो 2 राष्ट्रों के बीच में आपस का जो संबंध है, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने क्या कर ली है, अपने सर कर ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हुई। यानी इतने दिन बाद क्या है, तुम्हारी जो फाइल का जो निर्णय है वो पूरा हो चुका है। मगर कवि का हाथ क्या है, अब ठंडा पड़ चुका था। कवि यानी जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति है और उसकी आंखों की पुतलियां निर्जीव हो चुकी थी और उस तरह से मरे हुए व्यक्ति के पास क्या जाती है, बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं जो क्या है उस व्यक्ति के मुंह के चारों तरफ घूम रही थी और उसके जीवन की फाइल भी अब क्या है, पूर्ण हो चुकी है। यानी इस कहानी में बच्चों व्यंग्य दिखाया गया है किसके ऊपर, सरकारी कार्यालयों के ऊपर, कि वहाँ पर किस तरह से धीमी गति से कार्य होता है और व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई स्नेह भाव या यूँ कह लो कि संवेदना नहीं होती, वो लोग क्या है, संवेदनहीन हो जाते हैं। तो इस कहानी में जो व्यंग्य है उसे आप पढ़ना, समझने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही।